नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने नायक की परिभाषा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग नायक की परिभाषा पर चर्चा करेंगे और इसको विस्तार से समझने की चेष्टा करेंगे। नायक जो इसकी परिभाषा है, फिर इसको लक्षण या अभिलक्षण या स्वरूप या गुण या विशेषताएं या प्रकृति या स्वभाव, अंग्रेजी में नेचर और उर्दू में कुदरत कहते हैं। तो नायक डेफिनिशन ये डेफिनिशन, परिभाषा, लक्षण, अभिलक्षण, स्वरूप, गुण, विशेषताएं, प्रकृति, स्वभाव, नेचर या फिर कुदरत, इतने शब्द हैं नायक की विशेषताओं को बताने वाले। परिभाषा जो है यह तर्कशास्त्र का शब्द है। परिभाषा में हम क्या करते हैं कि जिसकी परिभाषा कर रहे होते हैं, जिसकी परिभाषा करनी होती है, उसके गुणों को हम क्या करते हैं कि परिसीमा में बांध देते हैं। उसकी एक ऐसी विशेषता को परिभाषा कहेंगे जिसके कारण वह वस्तु जो है दूसरी वस्तु से बिल्कुल ही निराली दिखनी लगे, बिल्कुल ही अलग वह दिखती हो, उसी को हम परिभाषा कहते हैं। सामान्य लक्षण तो होते ही होते हैं, लेकिन ऐसे लक्षण को परिभाषा में भाषा में बांध देते हैं, ऐसे लक्षण को भाषा में बांध देते हैं जिसके कारण नायक की जो है एक अलग ही विशेषता सामने आती है और नायक जो है अन्य पुरुष से, अन्य व्यक्ति से बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। सबसे पहले हम रूपक के अनुसार नायक की परिभाषा को जानेंगे। रूपक जिसका एक भेद नाटक भी है, यह ध्यान में रखना है। रूपक दृश्य काव्य है, दृश्य साहित्य है, लेकिन वास्तव में वह दृश्य श्रव्य काव्य है, दृश्य श्रव्य साहित्य है। श्रव्य भी है और दृश्य श्रव्य भी है, और आज के समय में पाठ्य भी है।
यह ध्यान में रखना है। और इसके अनुसार रूपक के प्रधान पात्र को नायक कहते। रूपक के प्रधान पात्र को नायक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जो है नाटकीय कथा की श्रृंखला को, नाटकीय कथा की कड़ी को अंत तक ले जाता है। और अंत तक ले जाता है। रूपक के प्रधान पात्र को नायक कहते हैं क्योंकि यह नाटकीय कथा की श्रृंखला को, नाटकीय कथा की कड़ी को अंत तक ले जाता है। अंत तक ले जाता है, फल की ओर ले जाता है, फलागम तक ले जाता है, फल प्राप्ति तक ले जाता है। फल प्राप्ति तक ले जाता है। रूपक का प्रधान पात्र नायक या नेता कहा जाता है क्योंकि वह नाटक की कथा की श्रृंखला को अंत तक ले जाता है, फल की ओर ले जाता है, फलागम तक ले जाता है, फल प्राप्ति तक ले जाता है। यह रूपक के अनुसार नायक की परिभाषा है। और जो व्यक्ति लोगों को अपनी आज्ञा के अनुसार चलाता है वह भी नायक कहा जाता है। लोगों को अपनी आज्ञा के अनुसार चलाने वाला पुरुष नायक कहा जाता है। या फिर किसी दल या समुदाय का अग्रणी जो है, अगुवा जो है, प्रधान जो है या सरदार जो है वह नायक कहा जाता है। लोगों को उचित राह दिखाने वाला, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, वह भी नायक कहा जाता है। साहित्य के अनुसार देखते हैं नायक किसे कहते हैं। साहित्य के अनुसार साहित्य या काव्य के अनुसार दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। साहित्य के अनुसार वह पुरुष जिसके चरित्र का आधार लेकर किसी काव्य या नाटक आदि की रचना की गई हो, उस पुरुष को नायक कहा जाता है। साहित्य के अनुसार वह पुरुष जिसके चरित्र को आधार बनाकर नाटक या काव्य आदि की रचना की गई हो, उसे क्या कहा जाता है? उस पुरुष को क्या कहा जाता है? नायक कहा जाता है। यह
मैंने स्पष्ट किया है कि वह पुरुष जिसके चरित्र को आधार बनाकर किसी काव्य या नाटक आदि की रचना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? उसे नायक कहा जाता है। नायक जो है वो साहित्य काव्य की जो आधिकारिक कथा है, आधिकारिक कथा है, उसका प्रधान पात्र होता है। बिल्कुल इसी तरह से समझना है। नायक जो है साहित्य काव्य की आधिकारिक कथा का प्रधान पात्र होता है, मुख्य कथा का प्रधान पात्र होता है, प्रधान कथा का प्रधान पात्र होता है। यह नहीं कि आधिकारिक कथा का पात्र होता है, प्रधान शब्द को नहीं छोड़ना है। कारण है, देखिए रामचरितमानस में राम हैं, सीता हैं, लक्ष्मण हैं, और भरत हैं। ये सब देखिए आधिकारिक कथा के पात्र हैं। सभी राम हैं रामचरितमानस में, सीता हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, ये सभी आधिकारिक कथा के पात्र हैं। लेकिन इनमें प्रधान कौन हैं? तो राम हैं। इसीलिए राम ही नायक होंगे, ये ध्यान में रखना है। साहित्य काव्य की आधिकारिक कथा के प्रधान पात्र को नायक कहा जाता है, ध्यान में रखना है। साहित्य काव्य की प्रधान कथा के प्रधान पात्र को नायक कहा जाता है। साहित्य या काव्य या उसकी किसी भी विधा की मुख्य कथा के मुख्य पात्र को नायक कहा जाता है। और यह मैंने स्पष्ट कर दिया है कि रामचरितमानस में ये सभी आधिकारिक कथा के पात्र हैं, लेकिन इनमें प्रधान राम हैं। इसलिए राम जो होंगे वे नायक होंगे, नायक कहे जाएंगे। यह देखना है। साहित्य के अनुसार हमने देखा है। अब देखेंगे काव्यशास्त्र के अनुसार। रस का आलंबन होने की क्षमता से युक्त पुरुष को नायक कहा जाता है, ध्यान में रखना है। काव्यशास्त्र के अनुसार रस के आलंबन होने की क्षमता से युक्त पुरुष को काव्य कहा जाता, नायक कहा जाता। काव्यशास्त्र के अनुसार नायक तो रस के आलंबन होने की क्षमता से युक्त पुरुष को नायक कहा जाता है। ध्यान में रखना, अच्छी तरह से ध्यान में रखना। रस के आलंबन होने की क्षमता से युक्त पुरुष को नायक कहा जाता है। तो अगर श्रृंगार रस है तो श्रृंगार नायक होगा, परिभाषा बन जाएगी। श्रृंगार रस के आलंबन होने की क्षमता से युक्त पुरुष को श्रृंगार नायक कहा जाता है ना। वीर रस के आलंबन होने की क्षमता से युक्त पुरुष को वीर नायक कहा जाता है, सीधे वीर कहा जाता है या वीर नायक कहा जाता है, वीर नेता कहा जाता है ना। भक्ति रस के आलंबन होने की क्षमता से युक्त पुरुष को भक्त नायक कहा जाता है, भक्ति नायक कहा जाता है।
और उसी तरह से यहाँ जिस रस को लेंगे यहाँ भी उसी रस को लेंगे और वह उसका नायक कहा जाएगा। तो यह हमने देखा है काव्यशास्त्र के अनुसार नायक रस के आलंबन होने की क्षमता से युक्त पुरुष को नायक कहा जाता है। और साहित्य दर्पण, और साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज, इन्होंने ही साहित्य दर्पण लिखा है। कविराज कवियों में श्रेष्ठ, कविराज यह समझिए, कविराज कवियों में श्रेष्ठ और कवियों का राजा, लेकिन कवियों में श्रेष्ठ कहा जाएगा कविराज। और राजकवि राजा के आश्रित कवि को राजकवि कहा जाएगा। राजा के आश्रित कवि को राजकवि, और कवि में जो श्रेष्ठ हो वह कवि श्रेष्ठ, कवियों में जो राजा हो वह कविराज कहा जाएगा। तो विश्वनाथ ने ये साहित्य दर्पण लिखा है और इनके अनुसार वह जो है काव्य, इनके अनुसार जो है नायक की परिभाषा है, यह हमें देखना है। काव्य प्रकाश में मम्मट ने लिखा है काव्य प्रकाश, उसमें नायक आदि की चर्चा नहीं है। ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन का लिखा हुआ है, उसमें भी नायक आदि की चर्चा नहीं है। तो यह है साहित्य दर्पण के अनुसार नायक कौन होता है। त्यागी, कृति, त्यागी माने दक्ष, देने की क्षमता से युक्त पुरुष, और कृति मतलब यशस्वी, कुलीनः सुश्री को। तो सुश्री को भी ये है, सुश्री कह ही है, ये ध्यान में रखना है। सुश्री को, सुश्री कह, आगे व्यंजन है इसीलिए यह विसर्ग जो है यहाँ ओकार में परिणत हो गया है, परिवर्तित हो गया है। रूप यौवनोत्साही, इसी में आएगा। रूप यौवनोत्साही, रूप यौवन जोर उत्साही, तो आ और ओ हो गया है, गुण संधि हुई है। रूप यौवनोत्साही, रूप यौवन उत्साही। और उसके बाद देखिए त्यागी समझ लिया, दक्ष हो, देने की क्षमता से युक्त हो, त्याग करने वाला हो, यशस्वी हो, कुलीन हो, रूढ़ वंश का हो, प्रख्यात वंश का हो, सुश्रीकः, धन संपन्न हो, रूप और यौवन से युक्त हो और उत्साही हो। और इसके अलावे क्या होना चाहिए उसको? दक्ष, दक्षो
और अनुरक्त लोको, अनुरक्त लोकस तेजो दक्ष, दक्ष होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, और अनुरक्त लोकः, अनुरक्तः लोके यः सः, अनुरक्त लोकः, लोक में अनुरक्त होना चाहिए, लोक के प्रति बिल्कुल ही उदासीन नहीं होना चाहिए, लोक कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए, और लोक कल्याण से जी चुराने वाला नहीं होना चाहिए। अनुरक्त लोकः, अनुरक्तः लोके यः सः अनुरक्त लोकः, तो अनुरक्त लोक होना चाहिए। और तेजो वैदग्ध्य शील, तेजो वैदग्ध शील, साथ में ही होगा वान नेता, तो यह नेता का लक्षण उसमें है। त्यागी कृति कुलीनः सुश्रीको रूप यौवनोत्साही दक्षो अनुरक्त लोकस तेजो वैदग्ध शीलवान नेता। शीलवान में कुछ नहीं है, और शीलवान को, शीलवान और नेता, तो शीलवान नेता यह इसका रूप हो जाएगा। तो इसके अनुसार नायक वह होता है जो त्यागी होता है, कृति होता है, कुलीन होता है, और धन संपन्न होता है, रूपवान होता है, युवा होता है, उत्साही होता है, और दक्ष होता है, अनुरक्त लोक होता है, तेजवान होता है, वैदग्ध होता है, चतुर होता है, कुशल होता है, और शीलवान होता है, चरित्रवान होता है। तो ये सब गुण जिसमें होते हैं वही नेता या नायक कहा जाता है। यह जो है हमने देखा है साहित्य दर्पण के अनुसार नायक किसको कहते हैं। अब देखेंगे हम कामसूत्र के अनुसार नायक किसे कहते हैं। कामसूत्र प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना वात्स्यायन ने की है, और रीति काल में हिंदी साहित्य के इतिहास के रीति काल में जो नायिका भेद लिया गया है वह कामसूत्र से ही लिया गया है, यह ध्यान में रखना है। और यह काम शास्त्र की, काम दर्शन की पुस्तक है, और हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। तो 4 पुरुषार्थ में धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, और बहुत ही अच्छा यह क्रम है। धर्म पूर्वक अर्थ अर्जन करना, अधर्म पूर्वक अर्थ अर्जन नहीं करना है। धर्म पूर्वक, उचित रीति से, नीति पूर्वक, उचित विधि से धर्म अर्थ अर्जन करना, रुपया पैसा कमाना। और
इसी धर्म से अर्जित अर्थ का काम अर्थात उपभोग करना, तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और जैसे ही यहाँ अधर्म जोड़ देंगे तो फिर यहाँ अमोक्ष को भी करना पड़ेगा। अधर्म से अमोक्ष होगा, अनर्थ से अमोक्ष होगा और अकाम से अमोक्ष होगा। तो यह ध्यान में रखना है। यदि मोक्ष प्राप्ति की कामना, चाहत हो, इच्छा हो, तो धर्म से ही अर्थ का अर्जन करना होगा, उचित रीति से, उचित विधि से, उचित नीति से। उचित नीति से नहीं करेंगे तो अनैतिक हो जाएगा, उचित विधि से नहीं करेंगे तो अवैध हो जाएगा। तो किसी भी स्थिति में धर्म से अर्थ का अर्जन करना है और धर्म से अर्जित अर्थ का ही उपभोग करना, तभी मोक्ष की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। अन्यथा कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो चार पुरुषार्थों में एक काम भी है। और इसीलिए धर्म दर्शन है, अर्थ दर्शन है, काम दर्शन है और मोक्ष दर्शन है। तो दर्शन है तो कामसूत्र के अनुसार जो नायक की परिभाषा है, जो सभी लोकों में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या, सुख्यात हो, वह नायक होता है। ध्यान दीजिए, दो परिभाषा है कामसूत्र के अनुसार नायक की। जो सभी लोकों में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब क्या, सुख्यात हो, वह नायक या नेता होता है। प्रसिद्ध और प्रसिद्ध जो हो वह दो प्रकार से, या नायक को मिथकीय प्रसिद्धि मिली हो, या ऐतिहासिक प्रसिद्धि मिली हो। दो प्रकार से, या तो नायक को मिथकीय प्रसिद्धि मिली हो या ऐतिहासिक प्रसिद्धि मिली हो, तो वही प्रसिद्ध है और वही सुख्यात है, वही नायक होता है। और इसका विपरीत जो है, जो सभी लोकों में कुख्यात हो, वह कौन होगा, खलनायक होगा या प्रतिनायक होगा। ध्यान में रखना, जो सभी लोकों में प्रसिद्ध हो, सुख्यात हो, वह नायक या नेता होता है कामसूत्र के अनुसार। और प्रसिद्धि जो है बताई मैंने दो प्रकार से, मिथकीय प्रसिद्धि और ऐतिहासिक प्रसिद्धि। यह काल्पनिक पात्र भी हो सकता है और यह तो वास्तविक पात्र ही होगा। ऐतिहासिक प्रसिद्धि वास्तविक पात्र को ही मिलती है और मिथकीय प्रसिद्धि में ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कभी कल्पित भी हो सकते हैं। तो दो तरह से प्रसिद्धि होती है। तो जो सभी लोकों में प्रसिद्ध हो, सुख्यात हो, वह नायक या नेता होता है, या जो सभी लोकों में कुख्यात हो, वह खलनायक या प्रतिनायक होता है, खल नेता या प्रतिनेता होता है। यह ध्यान में रखना है। तो यहाँ से भी प्रतिनायक या खलनायक की
परिभाषा निकल कर के सामने आई है। और दूसरी है परिभाषा नायक की काम सूत्र के अनुसार कि जो पुरुष नायिका से, नायिका मतलब प्रिया या प्रेमिका या फिर पत्नी, दोनों, किसी एक से या दोनों से, जो पुरुष नायिका से प्रेम संबंध रखता, वह जो है नायक कहा जाता है। जो पुरुष नायिका से, और नायिका के दो अर्थ बताएं, प्रिया हो या पत्नी हो, उससे प्रेम संबंध रखता हो, उसको नायक कहा जाता है। कामसूत्र में प्रेम की जगह गुप्त संबंध, तो गुप्त संबंध मैंने उसको स्पष्ट किया है कि प्रेम संबंध चाहे वह प्रकट हो और चाहे वह अप्रकट हो, तो इसको जो है इस तरह से समझना है। ये हमने नायक की परिभाषा समझी है, कई प्रकार से परिभाषा समझी है नायक की, और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं नायक के संबंध में वह समझने की आवश्यकता है। एक बात तो यह है कि नायक है, तो इसका विरोधी जो होता है वह खलनायक, और आवश्यक नहीं है कि खलनायक ही हो, खलनायिका भी हो सकती। ये समझना, अच्छी तरह से समझना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। नायक है, इसका विरोधी जो है, प्रतिरोधी जो है, वह खलनायक भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है, या कोई स्त्री भी हो सकती है, उसको खलनायिका कहेंगे। उसी तरह से नायिका है, तो नायिका का विरोधी जरूरी नहीं है कि वह खलनायिका ही हो, वह खलनायक भी हो सकता है, प्रतिनायक भी हो सकता है, प्रतिनेता भी हो सकता है। तो यह हमने देखा है, इसको अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता। आप देखिए कि कहीं जो है खलनायक या खलनायिका नहीं भी हो सकते, और नायक की इतनी जो परिभाषाएं मैंने बताई हैं, तो नायक की या नायिका की, और यह भी बताया है कि भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार, भारतीय मान्यता के अनुसार नायक की प्रिया या पत्नी को ही नायिका कहते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार, भारतीय मान्यता के अनुसार। लेकिन आधुनिक मान्यता के अनुसार, और मैंने बताया है कि नायक की प्रिया या पत्नी के लिए जो शब्द होगा वो नायिकानी होगा, ये बताया है। और नायिका वह स्त्री होती है जिसमें नायक के सभी गुण हों, और आवश्यक नहीं कि वह नायक की पत्नी हो या प्रेमिका, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कि बताया कि
प्रोफेसर है, पुरुष जो प्रोफेसर होता है उसमें सभी योग्यताएं होती हैं, और स्त्री जो प्रोफेसर होती हैं उसमें प्रोफेसर होने की सभी योग्यताएं होती हैं। तो ऐसे ही समझना है ना। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री पदवाची शब्द पुंगलिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही होते हैं, ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री पधार रही हैं। राष्ट्रपति है तो वह पदवाची शब्द पुरुषवाची और स्त्रीवाची दोनों ही हुआ करते हैं, यह ध्यान में रखना है। और नायिका का जो है इसकी संकल्पना जो है नायक से अलग है। नायिका में नायक के सभी गुण होते हैं और वह आवश्यक नहीं कि किसी नायक की प्रिया हो, प्रेमिका हो या पत्नी हो ही। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। और जो मुख्य बात है यह समझनी है कि नायक या नायिका भी अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, ये संघर्ष करते हैं। ये सबसे व्यापक परिभाषा है नायक की। नायक वह पुरुष होता है जो संघर्ष करता है, नायिका वह स्त्री होती है जो संघर्ष करती। संघर्ष किससे? तो प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से। और प्रतिरोध कौन? प्रतिरोधी कौन? खलनायक या प्रतिनायक, खलनेता या प्रतिनेता, खलनायिका। हाँ, और बताया नायक के लिए खलनायिका भी प्रतिरोधी हो सकती है और नायक के लिए खलनायक भी प्रतिरोधी हो सकता है। नायिका के लिए प्रतिरोधी जो है वह खलनायक भी हो सकता है और नायिका के लिए प्रतिरोधी खलनायिका भी हो सकती है। तो नायक की या नायिका की जो व्यापक संकल्पना है, उसका जो कंसेप्ट है, वह जो संघर्ष करता है, और संघर्ष किससे करता है? प्रतिरोध से करता है। और किस लिए करता है? बेटरमेंट के लिए करता है, बेहतर के लिए करता है। अब मान लीजिए कि यह जो है अपने ही बेटरमेंट के लिए संघर्ष करता हो या यह अपने ही बेटरमेंट के लिए संघर्ष करती हो, तो भी यह नायक ही कहे जाएंगे, नायक नायिका ही कही जाएंगी। एक लड़का जो है संघर्ष करता है, प्रतिरोध से संघर्ष करता है। एक बात और स्पष्ट कर देने की है कि आवश्यक नहीं है कि प्रतिरोध जो है खलनायक हो या खलनायिका ही हो। जहाँ प्रतिरोध कोई पुरुष नहीं है, जहाँ प्रतिरोधी कोई पुरुष नहीं है, जहाँ प्रतिरोधी कोई स्त्री नहीं, वहाँ प्रतिरोधी परिस्थिति हुआ करती है। बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझना है। परिस्थिति वह प्रतिरोध का काम करती है, परिस्थिति प्रतिरोधी है। परिस्थिति क्या होती है? अभाव, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, आदि आदि परिस्थितियों से व्यक्ति संघर्ष करता है।
स्त्री संघर्ष करती। नायक और अपने लिए ही संघर्ष करे, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संघर्ष करे। अगर यह फलागम तक जाता है, फल प्राप्ति तक जाता है, तब क्या होता है कि यह अनुज पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करते हैं ये नायक, या प्रेरणा का काम करती हैं ये नायिका। मार्गदर्शन का काम, पथ प्रदर्शन का काम, या मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक। तो सीखते हैं हम, इस लड़के ने बड़ी मेहनत की, आज यह बना, इस लड़की ने बड़ी मेहनत की तो आज यह बनी। तो प्रेरणा का काम करते हैं ये नायक, प्रेरणा का काम करती हैं ये नायिकाएं। तो अपने लिए करे, संघर्ष करे, करते ही हैं समाज में, देश में। कल्पना चावला उदाहरण नहीं बनती हैं, सचिन तेंदुलकर उदाहरण नहीं बनते हैं। ऐसे हर एक क्षेत्र में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। तो यह नहीं है कि एक कंसेप्शन यह कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, लेकिन अच्छे स्वार्थ के लिए यह संघर्ष कर रहा है तो नायक, और अगर बुरे स्वार्थ के लिए यह संघर्ष कर रहा है तो खलनायक। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है, कहीं भी दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने समझ लिया है। हजारों लोग जो हैं गरीबी से, अभाव से, अशिक्षा से, अंधविश्वास से, ये परिस्थितियां होती हैं, संघर्ष करके आगे बढ़ते। चाहे मिसाइल मैन का उदाहरण लीजिए, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उदाहरण लीजिए, चाहे स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लीजिए, जिनका भी उदाहरण लीजिए, तो सबने संघर्ष किया है अपने जीवन में, और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले युग के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। तो ये नायक कहे जाते हैं और निश्चित रूप से नायक कहे जाएंगे। और अब आइए कि दूसरी चीज कि यह जो है नायक या नायिका तो संघर्ष करते हैं, किसके लिए करते हैं? समाज के कल्याण के लिए। समाज कल्याण के, लोक हित के लिए संघर्ष करते। तो ये नायक। और एक बात और, ये नायक या नायिका काव्य की आधिकारिक कथा के आधार होते हैं, और ये कथा श्रृंखला को, कथा की कड़ी को, कथा श्रृंखला को, कथा की कड़ी को फल की ओर ले जाते हैं। की ओर ले जाते हैं। तक ले जाते हों यह आवश्यक नहीं है।
फल प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। ये इतना तय है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है और जरूरी नहीं है कि वो फलागम तक ले जाएं। भगत सिंह, उन्होंने अपने बलिदान से क्या किया कि स्वतंत्रता को और निकट ला दिया। स्वतंत्रता की आधिकारिक कथा को, आंदोलन की कथा को स्वतंत्रता की ओर ले गए, लेकिन स्वतंत्रता तक नहीं ले जा सके। यह समझना है। तो नायक हुए, फल की ओर, फलागम की ओर, फल प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। फल, फलागम, फल प्राप्ति तक भी ले जाते हैं जो। तो नायक दोनों, ये नहीं कि जो नहीं ले जा सके वहाँ तक तो वो नायक नहीं हुए, यह नहीं समझना है। यह समझने की भूल हरगिज़ नहीं करनी। और एक और परिभाषा आती कि वो फल का अधिकारी होता है। शास्त्रों में कहा गया है फल का अधिकारी होता है। तो यह आवश्यक नहीं है, यह सुबोध मंडल कहता है। गांधी जी ने कौन सा फल प्राप्त किया? भगत सिंह ने कौन सा फल प्राप्त किया? चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा फल प्राप्त किया? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा फल प्राप्त किया? कर्म का आनंद मिलता है। कर्म का आनंद और फल का आनंद दोनों दो चीजें हैं। हम जब हिसाब बनाते हैं तो उस हिसाब को बनाते समय जो आनंद मिलता है वह आनंद, और उत्तर मिलने पर जो आनंद मिलता है तो वह आनंद। तो यह ध्यान में रखना है कि ऐसे तुलसीदास को कौन सा फल प्राप्त हो गया, निराला को कौन सा फल प्राप्त हो गया, मुक्तिबोध को कौन सा फल प्राप्त हो गया, त्रिलोचन को कौन सा फल प्राप्त हो गया? जीवन भर दुख भोगते रहे। हाँ, यश मिला। आज बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो फल का अधिकारी होता है, उस अर्थ में अधिकारी नहीं होता है जिस अर्थ में वह आधिकारिक कथा होती है। तो यह, और इस इच्छा से कोई नायक नहीं होता है कि मुझे फल मिले। हाँ, हमारी पीढ़ी को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को वह दुख नहीं भोगना पड़े, झेलना पड़े, कष्ट नहीं उठाना पड़े, वह स्वतंत्र जीवन जिए, सुखमय जीवन जिए, गुलामी का जीवन नहीं जिए, अभाव का जीवन नहीं जिए, अंधविश्वास का जीवन नहीं जिए, और गरीबी का जीवन नहीं जिए। तो ये सब परिस्थितियां जो हैं, जो खलनायिका का काम करती हैं, उससे वे मुक्त हो जाएं, उबर जाएं। तो इसके लिए काम करते हैं। बताया, समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, लोक हित के लिए काम करते हैं। महाराणा प्रताप ने राष्ट्र के उद्धार के लिए काम किया, प्रेरणा स्रोत बने। शिवाजी ने औरंगजेब को कभी चैन की नींद नहीं सोने दिया, गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया, उसके विरुद्ध जो है जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो आज शिवाजी हमारे नायक हैं, आज शिवाजी हमारे नेता हैं। और भले ही जीवन भर उन्हें युद्ध करता रहना पड़ा हो, कष्ट उठाता रहना पड़ा हो, तो यह देखना है कि नायक या नायिका फल का अधिकारी आवश्यक नहीं है कि हो ही। तो यह हमें समझ लेने की आवश्यकता है। ये हमने बताया है नायक के विषय में, नायिका के विषय में, और ये इसके विषय में कि जब
कोई पुरुष या कोई स्त्री खल पात्र का काम नहीं कर रहा होता है या कर रही होती है, तो परिस्थिति जो है वो खलनायक या खलनायिका, परिस्थिति स्त्रीलिंग है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं खलनायिका का काम करती है। और हम परिस्थिति से हर हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, उससे उबरने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरों को भी यथाशक्ति उबारने की कोशिश करते रहते हैं, उसी यत्न में लगे रहते हैं। तो जो ऐसा करता है वही व्यक्ति नायक कहलाता है। और वह व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, वह व्यक्ति कोई स्त्री भी हो सकती है। तो नायक का यही कंसेप्ट है, उसकी यही संकल्पना है। आज हमने नायक की परिभाषा कई दृष्टियों से समझी है, उसके स्वरूप को, लक्षण को, विशेषताओं को, नेचर को, कुदरत को, प्रकृति को, स्वभाव को समझा है और अच्छी तरह से समझा है। अगले वर्ग में हम क्या करेंगे कि दशरूपकार धनंजय हैं और उनके अनुसार नायक के जो उन्होंने 22 लक्षण बताए हैं और अन्य आचार्यों के अनुसार नायक की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आप अच्छी तरह से अध्ययन करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, नायक की तरह संघर्ष करते रहिए, नायिका की तरह संघर्ष करते रहिए, अपने समाज का उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए और इस तरह से अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए, मार्गदर्शक बनिए, पथ प्रदर्शक बनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।